बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन मैमल्स है, जो कि क्लास मैमेलिया वाले चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और ज़ूलॉजी 402 के कोर्स का भी आखिरी लेक्चर है। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास मैमेलिया का एक यूनिक कैरेक्टर है कि इसके मोस्टली मेंबर्स, इनके अंदर विविपैरिटी पाई जाती है, यानी कि ये अंडे देने की बजाय बच्चों को जन्म देते हैं। इस एबिलिटी को विविपैरिटी कहा जाता है। तो टोटल इस चीज़ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ओवीपेरस एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं, वो विविपेरस एनिमल जो कि अंडे देते हैं लेकिन अंडे इनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, अंदर ही डेवलप करते हैं, अंदर ही टूटते हैं और उसमें से मतलब कि डेवलप शुदा बच्चे बाहर निकल आते हैं। या फिर ऐसे होता है कि अंडे इनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, अंदर ही फर्टिलाइज होते हैं, अंदर ही डेवलप होते हैं। जब डेवलपमेंट का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ये अंडे देते हैं, तब जैसे ही अंडे देते हैं उसके चंद मिनट के बाद अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से कम्प्लीटली डेवलप शुदा बच्चे निकल आते हैं। एक के अंदर से एक ही निकलता है। तो विविपैरिटी जो है, इसके अंदर जानवर कम्प्लीटली डेवलप जो हैं बच्चे, उनको जन्म देते हैं। जो मैमल्स के अंदर जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, जिनको यूथीरिया भी कहा जाता है, उनके अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है। तो ये प्रोसेस बाकी प्रोसेसेस की निस्बत, यानी कि ओविपैरिटी और विविपैरिटी की निस्बत ज़्यादा डेवलप्ड और एडवांस होता है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और ये एनर्जी का सारा एक्सपेंडिचर फ़ीमेल के ऊपर आता है। उसके बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों के लिए जो पेरेंटल केयर है, वो दोनों पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और दोनों बच्चों का एक स्पेसिफ़िक पीरियड तक ख्याल रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। तो जो पेरेंटल केयर का प्रोसेस है, ये प्रीवियस ग्रुप्स की निस्बत, यानी कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस की निस्बत मैमल्स के अंदर ज़्यादा वेल डिफाइंड है और ज़्यादा इंटेंस किस्म का है। विविपैरिटी का फ़ायदा ये होता है कि दूसरे एनिमल्स की तरह, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की तरह से, जिस तरह से वो अंडे दे के एक ही जगह उनके ऊपर पर बैठे रहते हैं 30-40 दिन तक, मैमल्स को इस तरह से एक जगह पे बाउंड होके नहीं बैठना पड़ता। चूँकि बेबीज़ इनके बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए ये उस डेवलपमेंट फ़ेज़ के दौरान भी एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं और अपने खाने वगैरह की तलाश के लिए इधर उधर घूम फिर सकते हैं। ये इसलिए भी एडवांटेजियस है कि बहुत सारे मैमल्स, जिस तरह से गाय, भैंसे, हिरन वगैरह जंगली जानवर हैं, इवन के जो जंगली कैट्स होती हैं, उसके अलावा वाइल्ड डॉग्स होते हैं, वाइल्ड बोर्स होते हैं, लायंस होते हैं, इस तरह से दूसरी चीज़ें, या एलिफेंट्स हैं, ज़ेब्रास वगैरह, ये सारे के सारे जानवर इधर उधर घूम फिर के, भाग दौड़ करके अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। तो अगर ये अंडे दे के उन पे बैठे रहते तो फिर ये खाते पीते कैसे? और चूँकि साइज़ के अंदर ये बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से ऐसे नहीं हो सकता कि फ़ीमेल अंडों पे बैठी रहे और जो मेल है उसके लिए खाने को ले आए। और एग्ज़ाम्पल है गाय की, अगर बात कर लें तो गाय एक दिन के अंदर कोई 80-90 या 100 किलो से ज़्यादा चारा खा लेती है। मेल इतना कहाँ से इकट्ठा करके लेके आएगा और कैसे लेके आएगा? तो इस वजह से इनके अंदर जो विविपैरिटी का प्रोसेस है, ये एडवांटेजियस है और इनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो विविपैरिटी के अंदर ही जो उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसके अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशंस आती हैं कि जो यंग वंस हैं उसके अंदर ही डेवलप कर सकें और उनको वहाँ से लगातार नरिशमेंट भी प्रोवाइड की जाती रहे। तो मैमल्स के अंदर जो ओविडक्ट्स होते हैं, मतलब कि वो वाली ट्यूब्स जो कि एग्स को लेके आगे जाती हैं, वो आगे जाकर एक या एक से ज़्यादा यूट्राई के अंदर मॉडिफाइड होते हैं। यूट्राई यूट्रस की जमा होती है, यानी कि वो वाला ऑर्गन जो कि फ़ीमेल मैमल्स के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर उनके यंग वंस डेवलप होते हैं।
तो इसमें अपने याद ये रखना है कि प्राइमेट्स, जिसके अंदर इंसान, बंदर, गुरीले, चिंपैंजी, ग्रेट एप्स वगैरह आते हैं, इनमें जो फ़ीमेल है उसके अंदर एक ही यूट्रस होती है। लेकिन बहुत सारे दूसरे मैमल्स जिसके अंदर कैट्स आती हैं, डॉग्स आते हैं और पिग्स वगैरह आते हैं, इनके अंदर दो दो यूट्रस होती हैं, और दोनों में से हर एक यूट्रस के अंदर एट अ टाइम एक से ज़्यादा फीटस डेवलप कर सकते हैं। यही वजह है कि ये जो कैट्स और डॉग्स हैं ये 6, 7, 8 तक बच्चे भी दे देते हैं। पिग्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, वो तो इससे ज़्यादा भी दे देते हैं, क्योंकि यूट्रस दो हैं और हर यूट्रस के अंदर एट अ टाइम 3, 4 या 5 बच्चों के डेवलप होने की कैपेसिटी भी है। उसके बाद मोस्टली मैमल्स के अंदर साल का एक स्पेसिफ़िक दौरानिया होता है, जो साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा दफ़ा आ सकता है, जिस दौरानिए के अंदर उसके अंदर जो ओवा यानी कि उसके एग्स होते हैं, ओवम सिंगल है, ओवा जमा एग को कहते हैं, वो मैच्योर होते हैं और फर्टिलाइज़ होने के चांसेस भी होते हैं। तो नॉर्मली मैमल्स तब रिप्रोड्यूस करते हैं जब क्लाइमेटिक कंडीशंस और रिसोर्सेज अच्छे हों, मतलब कि खाने पीने को भी आसपास काफ़ी हो, मौसम भी अच्छा हो और आसपास कोई प्रेडेटर्स ना हो, हेल्थ कंडीशंस अच्छी हों, कोई एपिडेमिक बीमारी किसी तरह की, पैरासाइट वगैरह का अटैक ना हो। तो वो वाले मैमल्स जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं आते, या फिर वो वाले मैमल्स जो कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के मैमल्स जो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अंदर इंसानों की एग्जांपल आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सर्दी का मौसम है तो अपने कमरे में हीटर लगा लेते हैं, और अगर गर्मी का मौसम है पंखा चला लेते हैं, ज़्यादा गर्मी लगे तो एयर कूलर चला लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा लगे तो एसी चला लेते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ये अपने रिप्रोडक्टिव सीज़न को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं और साल के किसी भी टाइम के ऊपर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर भी इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि फ़ीमेल का जो फर्टिलिटी पीरियड है वो कुछ स्पेसिफ़िक दिन ही होते हैं, और एग्स उसी दौरान फर्टिलाइज़ हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते। तो मोस्टली फ़ीमेल मैमल्स हैं, इंसान के अलावा जो मैमल्स हैं उनकी बात हो रही है ये वाली, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ग्रीक वर्ड एस्ट्रोस का मतलब होता है वेहीमेंट डिज़ायर, यानी कि द डिज़ायर टू रिप्रोड्यूस, और इसको कॉमन वर्ड्स के अंदर कहते हैं कि ये जानवर हीट के ऊपर आया हुआ है। तो ये साल के अंदर एक इस तरह का दौरानिया होता है जब फीमेल का बिहेवियर, उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम रिसेप्टिव हो जाते हैं और एग सेल वगैरह रिलीज़ होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इनकी वजह से ओवरीज़ के अंदर जो एग सेल हैं ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और ओव्यूलेशन यानी कि फॉलिकल के अंदर से एग के निकलने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। कुछ मैमल्स के अंदर एक टाइम में एक ही एग रिलीज़ होता है और उनको एक टाइम में एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन कुछ के अंदर मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज़ होते हैं, इस वजह से उनके बच्चे एक टाइम में एक से ज़्यादा पैदा होते हैं। तो कुछ मैमल्स हैं, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ मैमल्स हैं जिसके अंदर रैबिट्स आते हैं, फेरट्स आते हैं। फेरट न्योले की तरह का जानवर होता है, और मिंक भी न्योले की तरह का ही जानवर होता है, इसके ऊपर फर होती है जिसके कोट वगैरह बनते हैं। ये इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर होते हैं। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर वो वाला एनिमल है जिसके अंदर एस्ट्रस साइकिल वगैरह तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो मतलब कि मेटिंग का प्रोसेस उनका कंप्लीट होता है तो उसी के साथ ही उनके अंदर एग रिलीज़ होने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये अपनी मर्ज़ी से अपनी ओव्यूलेशन के प्रोसेस को एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्हीं एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, इनकी वजह से यूट्रस और वेजाइनल कैनाल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है। जैसे जैसे एग सेल मैच्योर होते हैं वैसे वैसे ही यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वो प्रोलीफ्रेट करती है, मतलब उसमें सेल डिवाइड करते हैं, वो लेयर मोटी होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर वास्कुलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, ताकि अगर
एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो बना है उसको इम्प्लांट होने के लिए बेहतर जगह प्रोवाइड की जा सके। तो कई एनिमल्स के अंदर, ये भी इंसान की बात नहीं हो रही, दूसरे एनिमल्स की बात हो रही है, इनके अंदर वेजाइनल एरिया स्वेल अप हो जाता है, कलर इसका चेंज हो जाता है और यहाँ पे जो ग्लैंड होते हैं उनके अंदर से म्यूकस वगैरह जैसी जो सेक्रीशंस हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। वेजाइनल कैनाल के अंदर वाली लेयर, जिसको कि कोसा लेयर कहते हैं, वो लेयर भी ज़्यादा थिक हो जाती है। इस टाइम के अंदर जो मेल्स हैं, ये इस तरह की चीज़ को कहा जाता है साइन स्टिमुलस, यानी कि एक स्पीशीज़ के किसी भी एनिमल या मेल या फीमेल के अंदर इस तरह का फिज़िकल चेंज आना जिसकी वजह से उसी स्पीशीज़ का जो अपोजिट सेक्स का मेंबर है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या कोई और बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाना, इसको कहते हैं साइन स्टिमुलस। इसकी एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बर्ड्स के अंदर से भी दे देता हूँ, फ़िश के अंदर से भी दे देता हूँ। इसके अंदर बर्ड्स के अंदर जब इनका रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तो इनके जो नॉर्मल वाले पार होते हैं ये गिर जाते हैं और उसकी जगह पे बड़े फैंसी नए और चमकीले पार निकल आते हैं। ये साइन स्टिमुलस होता है, ऐसा मेनली मेल्स के अंदर होता है। और इस चीज़ को देख के, मतलब कि ये जो नए ब्राइट कलर्ड फीदर्स होते हैं इनको देख के फ़ीमेल के अंदर जो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर एग्स वगैरह बनने और दूसरे हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा फ़िश की एक टाइप होती है, उसको सिक्लिड कहा जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है, लेक्स के अंदर। और उसके अंदर जब रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तो जो मेल फ़िश होती है पहले उसकी बैली का कलर वाइट होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सीज़न में उसकी बैली का कलर ब्राइट रेड हो जाता है। तो ये साइन स्टिमुलस है, इस ब्राइट रेड कलर को देख के जो फीमेल्स होती हैं वो, मतलब कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एग्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और कई फ़िशेज़ दूसरी हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर फ़ीमेल का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि एक तो उसके अंदर एग्स बन रहे हैं, दूसरा उसके एब्डोमिनल रीजन का कलर बदल जाता है। इसको देख के जो मेल्स होते हैं इनको भी पता चल जाता है कि अब रिप्रोडक्टिव सीज़न आ गया, और मेल्स पानी में पत्थर इकट्ठे करके नेस्ट वगैरह बनाने शुरू कर देते हैं ताकि फ़ीमेल उसके अंदर अंडे दे सकें। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले ऑफ फीदर्स वगैरह होता है, जिस तरह से पीकॉक वगैरह के अंदर होता है, तो इस तरह की चीज़ें भी फीमेल्स के अंदर एग्स वगैरह और हार्मोनल चेंजेस को स्टिम्युलेट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यूट्रस और वेजाइनल स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी चेंजेस आए थे वो सारे के सारे रिवर्स हो के नॉर्मल जैसे हो जाते हैं, और ये तब तक जब तक कि अगला रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं शुरू हो जाता, फिर ये वैसे ही रहते हैं। तो अगले रिप्रोडक्टिव साइकिल से पहले ये एनिमल दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनके अंदर से रिप्रोड्यूस करने के डिज़ायर्स ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हार्मोनल लेवल बदल जाता है। तो एस्ट्रस साइकिल के अंदर यूट्रस है, ये सिंपली अपनी पहली शेप पे वापस चली जाती है, और जिस तरह से प्राइमेट्स वगैरह के अंदर या इंसानों के अंदर यूट्रस की इंटरनल वॉल्स टूट के ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह का कोई प्रोसेस इनके अंदर नहीं होता। तो कई मैमल्स हैं मोनोएस्ट्रस होते हैं। मोनोएस्ट्रस का मतलब ये है कि साल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ये एस्ट्रस साइकिल के अंदर गुजरते हैं, और ये भी सीज़न के हिसाब से होता है, यानी कि इस तरह के जानवर फिर साल में एक ही दफ़ा बच्चे दे सकते हैं। तो वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते जो होते हैं, बियर्स और सी लाइन्स होते हैं, ये मोनोएस्ट्रस ही होते हैं। डोमेस्टिक डॉग्स और जो कैट्स वगैरह होते हैं, इस तरह के एनिमल डाईएस्ट्रस होते हैं, यानी कि साल के अंदर दो दफ़ा बच्चे दे देते हैं। उसके अलावा कई मैमल्स होते हैं ये पॉलीएस्ट्रस होते हैं, यानी कि एक साल के अंदर कई दफ़ा बच्चे दे सकते हैं। इसमें से जो ज़्यादा ही पॉलीएस्ट्रस किस्म के जानवर हैं, इसमें एक तो खरगोश आते हैं, ये तकरीबन 40 दिन के बाद खरगोश की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, और इनका जो एस्ट्रस साइकिल है ये 28 से लेके 40 दिन तक अलग-अलग स्पीशीज़ में टाइम अलग-अलग दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। यही वजह है कि खरगोशों का अगर एक पेयर लेके आएँ तो वो एक साल के अंदर वो 50-60 हो जाते हैं। उसके बाद जो रैट्स और माइस हैं, यानी कि चूहे वगैरह, इनकी भी रिप्रोड्यूस करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनको कंट्रोल करना और ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल है।
रीज़न ये है कि इनका जो एस्ट्रस साइकिल है ये 4 से 6 दिन के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, और तकरीबन 28-28 दिन के बाद ये बच्चे देते जाते हैं, जो कि 7-8 इससे भी ज़्यादा वेट कर देते हैं। और बमुश्किल 2-3 महीने में इनके बच्चे भी बड़े हो के आगे फिर से बच्चे देना शुरू कर देते हैं। इस वजह से अगर किसी जगह पे चंद एक चूहे भी हैं तो 1 साल के अंदर उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच जाती है। तो चूँकि ये पेस्ट है, इंसान के साथ जगह और रिसोर्स के लिए कम्पीट करते हैं और इंसान की जमा की हुई फूड को और चीज़ों को ख़राब करते हैं, इस वजह से ये फिर मसले पैदा करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैमल्स, सारे मैमल्स के अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के अंदर, एप्स के अंदर और मंकीज़ वगैरह के अंदर, मतलब कि प्राइमेट्स वगैरह के अंदर ये मेनली होता है। ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है, और इंसानों के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर इसके कंप्लीट होने का जो टाइम है वो 28 डेज़ से लेके 39 डेज़ तक होता है। मतलब कि हर फीमेल के अंदर ये टाइम अलहदा है, और एक ही फ़ीमेल के अंदर उसकी मतलब कि एज के डिफरेंट दौरानिए हैं, यानी कि 17-18 साल की, उसके बाद 24, 25, 30, 35, 40, इसके जो कंप्लीट होने का दौरानिया ये एज और इन्वायरमेंटल कंडीशंस और हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक अलग-अलग बदलता जाता है। तो 28 मिनिमम और मैक्सिमम 39 डेज़, इसके अंदर से भी कोई 3-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर भी यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, यानी कि यूट्रस की भी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो अंदर वाली लेयर उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये लेयर डेवलप होती है, इसके सेल डिवाइड करके ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स बनती हैं, और ये एग सेल जो रिलीज़ हो के आता है उसके फर्टिलाइज़ होके इम्प्लांट होने के लिए रेडी हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन साइकिल ख़त्म होने से पहले नहीं होती तो उस वक्त जो यूट्रस की लाइनिंग है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है और टूट जाती है। तो इसके अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स बनी थी वो भी टूट जाती हैं। ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ के टूटने की वजह से ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। तो इसकी जो डिटेल है वो आप लोगों के कोर्स के अंदर नहीं है, वो ज़ूलॉजी पेपर सी में है, जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ना, इसलिए बस इसको इतना है। तो 28 डेज़ के बाद जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओवेरियन साइकिल है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 28 डेज़ का पीरियड होता है, इसके अंदर से जो फर्टाइल पीरियड है ये 5-6 दिन का ही होता है, और जिसके अंदर एग रिलीज़ होकर यूट्रस के अंदर आ जाता है। अगर तो फर्टिलाइज़ हो गया तो ठीक है, वरना एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट, यानी कि वो ट्यूब्स जो एग सेल ओवरी से लेके यूट्रस तक आती हैं, उसके ऊपर थर्ड हिस्से के अंदर जाके होता है। और फर्टिलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है ये स्पर्म्स रिसीव करने यानी कि कॉपुलेशन के प्रोसेस के चंद घंटे के अंदर अंदर बाद में कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ मैमल्स के अंदर, जिनके अंदर इंसान नहीं आता, इनमें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिले भी किया जा सकता है, यानी कि फ़ीमेल स्पर्म तो रिलीज़ कर लेती है लेकिन अपने एग सेल को फौरी तौर के ऊपर फर्टिलाइज़ नहीं करती। तो इन एनिमल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि मेल से रिसीव किए हुए स्पर्म्स फ़ीमेल की बॉडी के अंदर एक लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये एबिलिटी इस तरह की हमें सबसे पहले रेप्टाइल्स में देखी थी, यानी कि स्नेक्स और लिजर्ड्स के अंदर। और स्नेक्स की कुछ स्पीशीज़ के अंदर फ़ीमेल्स 2-2 साल तक स्पर्म को स्टोर करके रख सकते हैं। तो कुछ बैट्स यानी कि चमगादड़ों के अंदर जो मेटिंग का प्रोसेस है ये मौसम ख़िज़ा के अंदर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो एग के फर्टिलाइज़ होने का प्रोसेस है ये मौसम बहार में जाके होता है। रीज़न इसका ये है कि मौसम ख़िज़ा के फ़ौरन बाद आ जाती हैं सर्दियाँ, और सर्दियों के बाद आता है मौसम बहार। तो अगर तो ये ऑटम सीज़न के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं और इनके एग्स तभी फर्टिलाइज़ हो जाते हैं, तो फिर इनके बच्चे पैदा होते हैं शदीद सर्दी के दरमियान में जाके। तो तब उनके बचने के चांसेस बहुत थोड़े हो जाते हैं कि बच्चे छोटे हैं। चमगादड़ के घर कौन सा हीटर लगा होता है, ना इसने ऊपर से गर्म कपड़े पहनने हैं कि ये ठंड से बच जाएंगे।
इसलिए फिर मोटिलिटी रेट यानी कि शराफत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए ये स्पर्म्स तो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन अपने एग्स को तब फर्टिलाइज़ करते हैं जब बिल्कुल अच्छा फेवरेबल मौसम आ जाता है, यानी कि बाहर का। तो तब इनके बच्चों के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन चमगादड़ों के अंदर फ़ीमेल अपने यूट्रस के अंदर को स्पर्म जो रख लेती हैं, इनको 2-2 महीने तक स्टोर कर सकती हैं। तो ये जो डिलेड फर्टिलाइजेशन है, ये विंटर से मतलब बचने की ही एक एडाप्टेशन है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स हैं वो स्पर्म्स तो रिसीव करके रख लेती हैं, लेकिन अपने एग्स को तब तक फर्टिलाइज़ नहीं करती हैं जब तक कि उनको कोई अच्छी सूटेबल जगह जहाँ पे वो घर वगैरह बना लें या तो नेस्ट वगैरह बना लें, नेस्टिंग साइट जिसको कहते हैं, वो नहीं मिल जाती, ताकि सूटेबल जगह ढूंढ के वहाँ पे बच्चे दे सकें। सूटेबल जगह वो होती है जहाँ पे खाने पीने के रिसोर्सेज भी करीब हो और वहाँ पे शोर वगैरह ना हो और इनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो भी आसपास ना हो। तो कई दूसरे मैमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है ये मेटिंग के फ़ौरन बाद ही हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये 1 या 2 हफ्ते के लिए इसको रोक लिया जाता है। इस कंडीशन को एम्ब्रियोनिक डायापॉज कहते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था सी लाइन्स के अंदर। लेकिन ये कुछ चमगादड़ों के अंदर भी होती है, बियर्स के अंदर होती है, मार्टन्स के अंदर। मार्टन भी न्योले की तरह का एक जानवर होता है। इसकी मतलब 2 स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान में, एक को स्टोन मार्टन कहते हैं और एक को येलो थ्रोटेड मार्टन कहते हैं, और मार्सूपियल यानी कि कैंगरू वगैरह। एम्ब्रोनिक डायापाज है, इसका जो फ़ायदा है, ये स्पीशीज़ को होता तो है, लेकिन हर स्पीशीज़ के लिए जो इसका फ़ायदा है वो अलग-अलग है। तो सी लाइन्स के केस के अंदर एम्ब्रियोनिक डायापॉज से ये होता है कि मदर ने जो पहले बच्चे पैदा किए हैं उनको वो 3 महीने तक दूध पिलाती है, उसके बाद अपने जो नेक्स्ट बेबी प्रोड्यूस करने हैं उनकी तैयारी करती है। यानी कि नर्सिंग का टाइम देने के लिए वो इस प्रोसेस को डिले कर देती है, क्योंकि अगर एक ही टाइम के अंदर उसकी भी बॉडी के अंदर एक बेबी भी डेवलप हो रहा है और वो दूसरे को दूध भी पिला रही है, तो उसके रिसोर्सेज और उसकी मतलब कि जो बॉडी की हेल्थ कंडीशंस वगैरह हैं वो बड़ी स्पीड के अंदर डाउनफॉल की तरफ जाएंगे, जिसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। और इसका एक नुकसान ये होता है कि फिर पहले बच्चे मतलब कि अभी ठीक तरह से बड़े नहीं हुए होते और अगले वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस वजह से दोनों बैच के बच्चों में से किसी को भी ठीक तरह से तवज्जो नहीं मिलती और अक्सर इनमें से एक बैच या दोनों ही बैच मारे जाते हैं। तो कुछ चमगादड़ों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है ये मौसम ख़िज़ां के अंदर होती है, लेकिन उसके बाद सर्दियाँ आ जाती हैं जब ये चमगादड़ें हाइबरनेट कर सकते हैं। तो हाइबरनेशन के दौरान चूँकि प्रेगनेंसी वगैरह का प्रोसेस ठीक नहीं रहता, क्योंकि उस दौरान इन्होंने कौन सा कुछ खाना पीना, बस ये स्लीपिंग कंडीशन में गए होते हैं। मेटाबॉलिज्म भी इंतहाई स्लो होता है उस दौरान, जो एम्ब्रियो है फिर वो डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए ये उस प्रोसेस को अगले मौसम बहार तक डिले कर देते हैं और पूरा सर्दियों का प्रोसेस मतलब सीज़न वैसे ही गुजार देते हैं। अगला आता है मोड्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मैमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इनके जो बच्चे हैं किस तरह से डेवलप होते हैं। तो मैमल्स का जो सबसे सिंपल वाला ग्रुप है जिनको मोनोट्रीम्स कहा जाता है, ये प्रिमिटिव मैमल्स हैं और इनको अंडे देने वाले मैमल्स भी कहा जाता है, ओवीपेरस होते हैं। इनकी जो ओवरीज होती हैं ये एग सेल रिलीज़ करती हैं जिनके अंदर योक यानी कि स्टोर्ड फूड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। टर्म याद रखना है, क्योंकि जो योक का लफ्ज़ होता है अंडे के अंदर, हम कहते हैं कि एक उसमें एग वाइट होता है यानी कि अंडे की सफ़ेदी, और एक योक होता है यानी कि अंडे की जर्दी। तो कॉमन वर्ड्स के अंदर अंडे की जर्दी को ही योक कहा जाता है, लेकिन जो एम्ब्रियोलॉजिकल या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की साइंस है इसके टर्म्स के मुताबिक अंडे के अंदर जो स्टोर्ड फूड होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर है, उस स्टोर्ड फूड को योक कहा जाता है। तो मोनोट्रीम्स के अंडे बड़े बड़े होते हैं, बर्ड्स के या रेप्टाइल के अंडे की तरह के, और इसके अंदर योक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ज़्यादा योक की क्वांटिटी का मतलब ये है कि एग के अंदर जो मतलब इसके बच्चे हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, और जब वो अंडे से निकलते हैं तो वो मतलब कि काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और मुकम्मल तौर पर उनके सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं।
तो जब अंडे इनकी बॉडी के अंदर बनते हैं तब उसके ऊपर शेल नहीं होता। किसी भी जानवर में, परिंदे में, रेप्टाइल में, या जो अंडे देने वाले मैमल्स हैं इनके अंदर जो अंडे का शेल है वो सबसे बाद में बनता है, क्योंकि अगर अंडे का शेल पहले ही बंद होगा तो उसके अंदर फिर स्पर्म सेल कैसे जाएगा और उसके अंदर मौजूद एग सेल को कैसे फर्टिलाइज़ करेगा। तो पहले एग बनता है, उसके बाद स्पर्म्स आके उसको फर्टिलाइज़ करते हैं और उसके बाद उसका शेल बनता है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि बदकिस्मती से हमें छोटी क्लासों में जो साइंस की किताबें पढ़ाई गई हैं, इवन के 7वीं 8वीं तक जो हमने किताबें पढ़ी हैं और आप लोगों ने भी पढ़ी हैं, मैंने भी, उनके अंदर बच्चों को एग का या सेल का कंसेप्ट समझाने के लिए बड़ी गलत किस्म की एग्जांपल्स दी गई हैं। उनमें मतलब कि बुक्स में लिखा है, अभी भी लिखा है कि जो मुर्गी का अंडा है ये एक सेल है, इसके ऊपर जो सफ़ेद वाला छिलका ये इसकी सेल वाल है, उसके नीचे जो छिलके के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन है, और जो इसकी सफ़ेदी है ये साइटोप्लाज्म है, और जो इसकी जर्दी है ये इसका न्यूक्लियस है। वैसे कोई नहीं होता। दूसरा ये कि जब सेल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी तो तब साथ कई बुक्स में लिखा हुआ है कि सेल बहुत छोटे या माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, सेल इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं कि आपको बग़ैर माइक्रोस्कोप के नज़र आएँ, जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अंडा एग सेल नहीं होता। एग सेल, ये जो पूरा अंडा है उसके अंदर एक सिंगल सेल ही होता है जो माइक्रोस्कोप के बग़ैर नज़र नहीं आता। इसलिए मुर्गी का अंडा या किसी और जानवर का अंडा देख के ये नहीं कही जाना कि ये एक ही सेल है, वो एक सेल नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद जो एग्ज़ हैं ये इनको इनक्यूबेट करने के लिए जो मोनोट्रीम्स है ये डिफरेंट किस्म के मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि स्पाइनी एकिडना होता है, चूहे की तरह का जानवर, इसकी कमर पे कांटे से होते हैं जो कि इसके बालों की मॉडिफाइड शक्ल है। इसके पेट के ऊपर एक पाउच सा बना होता है, उसके अंदर ये अपने अंडों को इनक्यूबेट करते हैं। डक बिल्ड प्लेटिपस के जो अंडे हैं ये अपने अंडों को मतलब कि मिट्टी में गड्ढा सा खोद के उसके अंदर देते हैं और उनको इनक्यूबेट करते हैं, और फिर उसके अंदर से इनके अच्छे खासे डेवलप शुदा बच्चे निकल आते हैं। बाकी जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफ़िक टिश्यू बनता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। याद रखना है कि वो जो मदर की बॉडी और बेबी की बॉडी के दरमियान में एक ट्यूब लाइक कनेक्शन बनता है, उस कनेक्शन को प्लेसेंटा नहीं अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। प्लेसेंटा वो टिश्यू है जहाँ पे मदर की बॉडी के अंदर, मतलब यूट्रस के अंदर, जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, जिस टिश्यू के साथ वो अटैच होता है उस टिश्यू को प्लेसेंटा कहा जाता है। तो मैमल्स के दो ग्रुप्स, जिसके अंदर मार्सूपियल मैमल्स आते हैं और यूथेरियन यानी कि प्लेसेंटल मैमल आते हैं, दोनों के अंदर ही प्लेसेंटा बनता है, जिनके अंदर इनके बच्चे अपनी ज़िंदगी का कुछ दौरानिया अटैच रहते हैं और डेवलप करते हैं। तो इनके अंदर मतलब कि मार्सूपियल मैमल जिनमें कैंगरू वगैरह आते हैं, और प्लेसेंटल मैमल जिसमें हमारे आसपास के सारे जानवर, गाय भैंस बकरी वगैरह और इंसान भी आता है, इनके अंदर जो एग सेल होता है वो इंतहाई छोटा होता है और उसके अंदर योक यानी कि स्टोर्ड फूड ना होने के बराबर होती है। इसलिए जो इसके एम्ब्रियोज़ होते हैं वो अंडे के अंदर मौजूद फूड से अपनी न्यूट्रिएंट वगैरह की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। उनको लगातार साथ के साथ न्यूट्रिशन मदर की ब्लड स्ट्रीम से प्रोवाइड की जाती है। तो मार्सूपियल के अंदर जो नरिशमेंट है ये यूट्राइन मिल्क से आती है। जिस तरह से आपने बर्ड्स के अंदर पढ़ा था कि उनके क्रॉप के अंदर वाली लेयर उतरती रहती है, एक वाइटिश सा मटेरियल बन के, जिसको क्रॉप मिल्क कहा जाता है, और वो उसको अपनी चोंच से अपने बच्चों को पिलाते हैं। इसी तरह से मार्सूपियल के अंदर जो यूट्रस की अंदर वाली वॉल्स हैं इसकी लेयर्स उतरती रहती हैं, और यही इसी को यूट्राइन मिल्क कहते हैं, और ये सोर्स ऑफ नरिशमेंट है इसके बच्चों के लिए। तो प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर से जो मार्सूपियल होते हैं इनके अंदर प्लेसेंटा तो बनता है, लेकिन ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता और ज़रा प्रिमिटिव टाइप बनता है। मतलब ये कि ये थोड़ा सिंपलर स्ट्रक्चर होता है और ज़्यादा देर के लिए कायम भी नहीं रहता। मार्सूपियल मैमल्स के अंदर यानी कि जो कैंगरू वगैरह, वलापी वगैरह, वोम्बैट
opossum की तरह के जानवर हैं। इनके अंदर गेस्टेशन का पीरियड यानी कि वो दौरानिया जिस टाइम पीरियड के अंदर एक बेबी अपनी मदर की बॉडी के अंदर यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक या यूट्रस के अंदर अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करता है, उसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो मार्सूपियल मैमल्स के अंदर गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर ये 8 दिनों से लेके 40 दिन तक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में 8 दिन होगा, किसी में 12 दिन, किसी में 20 दिन, किसी दूसरी स्पीशीज़ में 28 दिन और किसी में 35 या 40 दिन, इस तरह से। इनके अंदर गेस्टेशन पीरियड इसलिए शॉर्ट होता है कि मार्सूपियल्स के अंदर एक तो जो प्लेसेंटा है ये प्रिमिटिव टाइप है और सिंपल है। दूसरा ये कि इनके पास हार्मोन्स की इनफ प्रोडक्शन नहीं होती जो कि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग, एंडोमेट्रियम और प्लेसेंटल कनेक्शन को मेंटेन रख सके। तो वो हार्मोन जो कि एंडोमेट्रियम और प्लेसेंटा वगैरह को मेंटेन रखता है उसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन और सेक्रीशन है वो मार्सूपियल मैमल्स के अंदर कम होती है। तो जैसे ही उसका लेवल 2 होता है उस वक्त इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जितने भी मार्सूपियल मैमल्स हैं खुद चाहिए जितने मर्ज़ी बड़े साइज़ के हैं, लेकिन जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक्त ये इंतहाई छोटे साइज़ के होते हैं। दूसरा इंतहाई अंडर डेवलप होते हैं। तो कैंगरू जो होता है एडल्ट कैंगरू इंसान से ज़्यादा ऊंचा होता है और अच्छा खासा बड़ा और हैवी होता है। लेकिन इसके जब बच्चे पैदा होते हैं तो चूँकि ये कोई 36 से 38 दिन के बाद पैदा होते हैं, 36 से 38 डेज़ के बाद, उस वक्त उनका साइज़ होता है चिड़िया के बच्चे जितना। जो 38 दिन में बस इतने की डेवलप होते हैं। तो उनके ऊपर बाल वगैरह भी नहीं होते, उनकी आंखें भी बंद होती हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल छोटे से होते हैं। तो उस वक्त ये बच्चे खुद से क्रॉल करके या इनकी मदर उठा के इनको अपने पेट के ऊपर जो थैली सी बनी होती है उस थैली को मार्सूपियम कहते हैं, उसके अंदर रख लेते हैं। उसी थैली के अंदर इनके निपल्स यानी कि इनके थान होते हैं। वो बच्चों को इतना पता होता है कि यहाँ से हमने दूध पीना है, वो वहाँ से दूध पीते रहते हैं और उसी पाउच या मार्सूपियम के अंदर अपनी ज़िंदगी के अगले दिन गुजारते हैं। ये भी डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर 60 से लेके 270 दिन तक होता है। तो बच्चे अंदर ही दूध पीते रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, फिर मतलब कि जब इतने बड़े हो जाते हैं कि चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं तो वो अपनी मदर के पाउच से निकल के आसपास फिरते रहते हैं, घास वगैरह पौधे खाते रहते हैं और फिर वापस आके अंदर बैठ जाते हैं। तो ये फिगर है जिसका पीछे ज़िक्र हुआ था, इस पर ऑर्डर मार्सूपियला यानी कि जो प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर से पाउच्ड मैमल्स हैं जिनके अंदर पेट पे एक थैली या मार्सूपियम होती है। इसकी एग्जांपल है जो लेफ़्ट वाली पिक्चर है ए, ये अपोसम है जिसको डाइडेल्फस मार्सूपियलिस कहा जाता है और इसके साथ इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन इस सीन के अंदर जो पिक्चर में बच्चे हैं ये काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं। राइट वाली पिक्चर भी है जो इसी जानवर की है, लेकिन इस वक्त इसके बच्चे हैं उस स्टेज के अंदर जब ये अभी अभी पैदा हुए हैं। तो इस पिक्चर के अंदर 4 और 4 8 इसके बच्चे हैं जो कि साइज़ के अंदर इंतहाई छोटे और अंडर डेवलप्ड हैं। और ये पिक्चर मदर के मार्सूपियम पाउच के अंदर ली गई है जिसके अंदर ये बच्चे दूध पी रहे हैं। तो ये यहीं पे रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये पाउच के अंदर से बाहर आ जाते हैं। और ये जो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ये वही बच्चे हैं जो बड़े हो के बाहर आ गए। मतलब कि इस पिक्चर में बच्चे छोटे हैं, यहाँ पे ये बड़े हो गए और इनको इतने से इतने होने में कई महीने लगते हैं। वो सारा दौरानिया ये पाउच के अंदर गुजारते हैं। तो यूथेरियन मैमल के अंदर जिनको ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं और मैमल के 3 ग्रुप्स के अंदर से सबसे एडवांस ग्रुप है। इसके अंदर जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की वॉल के साथ ही इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पे एम्ब्रियो और यूट्रस के टिश्यूज़ आपस में मतलब के दोनों ग्रो करते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं और एक हाईली फोल्डेड और वास्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इस प्लेसेंटा से ही जो न्यूट्रिशन है, गैसेस हैं, ऑक्सीजन वगैरह, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलती रहती है और उसकी बॉडी में पैदा होने वाले वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मदर की बॉडी में चली जाती है। तो
एक और कंसेप्ट अपना क्लियर करें कि प्लेसेंटल कनेक्शन या अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से मदर और उसकी बॉडी के अंदर ही डेवलप जो बेबी हो रहा है, इनके दरमियान में न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट मटेरियल, इसका एक्सचेंज तो होता है, लेकिन किसी भी स्टेज के ऊपर इनका ब्लड आपस में मिक्सअप नहीं होता या ब्लड टच नहीं करता। तो ये प्रोसेस जो एक्सचेंज का है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आपने फ़र्स्ट 2 सेमेस्टर्स वाली ज़ूलॉजी के अंदर या प्रीवियस क्लासेस के अंदर कैपिलरीज़ के अंदर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज पड़ा था। हमारा ब्लड भी हमारे सेल्स को या टिश्यूज़ को डायरेक्ट टच नहीं करता, तो आर्टरीज़ के आगे आर्ट्रियोल्स बनते हैं, मतलब कि छोटी से छोटी ब्लड वेसल्स बनती जाती हैं और अल्टीमेटली कैपिलरीज़ बन जाती हैं। कैपिलरीज़ माइक्रोस्कोपिक साइज़ की ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी दीवारों की थिकनेस सेल की सिर्फ एक लेयर होती है। तो ब्लड के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन उन सेल के अंदर से डिफ्यूज़ करके आगे जाती है और हमारी बॉडी के बाकी टिश्यूज़ और कैपिलरीज़ के दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली होती है, उसको टिश्यू स्पेस कहा जाता है। तो वहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको लिम्फ कहा जाता है। उस लिम्फ के अंदर ये गैसेस और न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ कर जाते हैं और वहाँ से फिर ये टिश्यूज़ के अंदर और सेल्स के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह से सेल से जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो लिम्फ के अंदर आता है और लिम्फ से कैपिलरीज़ के अंदर। मतलब कि हमारा ब्लड या ब्लड का कोई भी सेल डायरेक्टली हमारे किसी भी दूसरे टिश्यू या सेल को टच नहीं करता। इसी तरह से ये वाला एक्सचेंज भी होता है। तो गेस्टेशन पीरियड यानी कि जो इंटरनल डेवलपमेंट का दौरानिया, ये भी यूथेरियन मैमल्स के अंदर वेरी करता है। तो कुछ रोडेंट्स यानी कि चूहे वगैरह, इनके अंदर ये 20 दिन भी होता है, और जैसे जैसे जानवर बड़े होते जाते हैं, साइज़ में बड़े होते जाते हैं, उस वक्त के दौरानिया ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर ये 19 महीने का दौरानिया आता है। तो बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा और उसके आसपास वाले टिश्यूज़, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह, ये यूट्रस की वॉल के साथ से उखड़ जाते हैं और ये वेजाइनल कैनाल के थ्रू ये भी बाहर आ जाते हैं। तो कई स्पीशीज़ के जो न्यू बॉर्न्स हैं, जैसे कि इंसानों के ही बच्चे हैं, ये पैदाइश के वक्त बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं। इनको ये भी नहीं पता होता कि हमने अपनी फ़ूड कहाँ से लेनी है और हमने अपना मतलब कि बाकी कुछ चीज़ खानी पीनी, चलना फिरना या अपना बचाव वगैरह कैसे करना है। मतलब टोटली हेल्पलेस होते हैं और अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मैमल्स के अंदर से कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जिनके बच्चे पैदाइश के टाइम के मतलब कि 1-2 घंटे के बाद ही चलना फिरना और दौड़ना शुरू कर देते हैं और चीज़ें खाने की कोशिश भी करनी शुरू कर देते हैं। और कई मैमल्स इस तरह के भी होते हैं कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मुंह में दांत भी निकले होते हैं। तो यहाँ पे डियर और हॉर्स, इसके अलावा ये जो काउज़ हैं, बैफलोज़ हैं, गोट्स हैं, इनकी भी एग्जांपल है कि इनके बच्चे पैदा होने के कुछ देर के बाद ही मतलब कि उठ के खड़े भी हो जाते हैं और इधर उधर भागने और छलांगें भी लगाने लग जाते हैं। लेकिन कई दूसरे मैमल्स जिसके अंदर इंसान आता है, कैट्स आती हैं, डॉग्स आते हैं, लायंस वगैरह आते हैं, इनके बच्चे पैदाइश के टाइम के ऊपर बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं। कैट्स और डॉग्स के अंदर तो इनकी आँखें भी बंद होती हैं ना, जो तकरीबन 1 महीने के बाद जाके खुलती हैं। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं और फिर अपने खुद के लिए खाने पीने की चीज़ें तलाश करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये आपका मैमल्स वाला चैप्टर और ज़ूलॉजी 402, एनिमल डाइवर्सिटी 2, वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी, वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और काइंडली टेस्ट के ऊपर फोकस करें, फाइनल्स नज़दीक हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।